सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, और इसको आज अपन वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। धारिता को अपन बाद के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले अपन कवर करते हैं स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो स्थिर विद्युत विभव को अपन अगर समझने की कोशिश करें तो अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर, अनंत से किसी बिंदु तक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर कोई विद्युत आवेश अगर अपन लाए, या फिर इकाई परीक्षण धनावेश को अगर लाए इस बिंदु P तक, अगर यहाँ पर कोई मान लो बिंदु P है, तो इस बिंदु P तक अगर अनंत से कोई परीक्षण धनावेश लाकर रख दे, अगर अनंत से इस एकांक परीक्षण धनावेश को अगर लाकर इस बिंदु P पर रख दें और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो वहां पे, तब इस यहाँ से लाकर रखने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। यानी वही कार्य को अपन बोलेंगे विद्युत विभव, यानी V बराबर होता है W/Q। और Q को मैं Q0 बोल रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षण धनावेश अपन यहाँ पे लेते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, नीचे अगर Q0 आ रहा है तो इसके साथ लगाना यूनिट यानी इकाई। तो इकाई परीक्षण धनावेश को कहाँ से लाएंगे? अनंत से। तो इकाई परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और इसके साथ ऐड करना बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और इसी कार्य को अपन बोलते हैं स्थिर विद्युत विभव, या फिर उस बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। यानी इकाई परीक्षण धनावेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये अपना कहलाता है स्थिर विद्युत विभव, और इसका ये फॉर्मूला होता है V=W/Q। नाउ दूसरी बात कि ये जो विभव है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, और इसकी अगर दिशा नहीं होती है तो अपन जितने भी डेरिवेशन देखेंगे उन डेरिवेशन के अंदर इसकी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने किया था। ना दूसरी बात, इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक होगा W का जूल अपॉन कूलम, Q का कूलम, जूल अपॉन कूलम। नाउ और दूसरी बात, इसको अपन वोल्ट भी बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं। ये तो हो गई स्थिर विद्युत विभव की बात। अब अपन कंसिडर करते हैं कि जो एक विभव होता है, एक होता है विभवांतर, एक होता है विभवांतर जिसको अपन डेल्टा V से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं अपन विभवांतर। विभवांतर और कुछ नहीं होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, इसी को अपन बोलते हैं विभवांतर। तो जैसा कि अपन ने यहाँ पे लिखा V=W/Q 0, तो ये भी एक विभवांतर है, क्योंकि अनंत पर अपन V जो है वो 0 कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए अपन सिर्फ V लिखते हैं W/Q0। तो यहाँ और इस अनंत, इन दोनों के बीच का ये जो विभवांतर है वो है W/Q0। ठीक है, तो विभव हमेशा विभवांतर के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी हमेशा दो बिंदु के बीच में डिफरेंस बताता है, यानी अंतर को बताता है। और ये विभवांतर की भी डेफिनेशन अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। मात्रक वही रहेगा, वही राशि है, तो अदिश राशि रहेगी। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अनंत पर विभव 0 होता है, और जो पृथ्वी होती है हमारी अर्थ, उसका विभव भी शून्य कंसिडर करते हैं अपन, उसका विभव भी क्या कंसिडर करते हैं? शून्य, 0। नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब अपन को निकालना है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा। कोई भी एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैं Q बोल रहा हूँ, और यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर मेरे को विभव निकालना है कि कितना विभव आएगा। नाउ इस बिंदु P पर अगर विभव निकालना है तो विभव की डेफिनेशन अभी अभी अपन ने पढ़ी कि किसी भी आवेश को कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट, अनंत से लाना है, और किसी पॉइंट P पर रख देना है। अब ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसके विरुद्ध लाने में जितना कार्य किया गया है उसी कार्य के अंदर अपन Q0 का भाग डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे, तो अपने पास आ जाएगा V। ऐसे ही अपन वापस यहाँ पे करेंगे।
तो सबसे पहले मेरे को पता है v इक्वल होता है w अपॉन क्यू, Q0। तो एक मेरे को इस Q0 आवेश को अनंत से लाकर यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी Q0 आवेश को अनंत से लाऊंगा और इस पॉइंट P पर यहाँ पे रख दूंगा। अब यहाँ पर अगर Q0 परीक्षण धनावेश आ गया तो ये भी प्लस का है, परीक्षण धनावेश तेज चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण के कारण इधर आगे की तरफ लगेगा, इस तरफ ये फोर्स लग रहा है F, और अपन इसको इस तरफ विस्थापित कर रहे हैं क्योंकि इसके पास ले जाना है, इस तरफ विस्थापित कर रहे हैं। यानी अगर अनंत से लाएंगे तो इस तरफ विस्थापित करते हुए लाएंगे। तो मैं सब बोल रहा हूँ कि इसको dr दूरी पर अब मैंने थोड़ा सा विस्थापित किया, हल्का सा। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है प्रतिकर्षण के कारण F, और दोनों के बीच में जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है पॉइंट P, जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। नाउ इस फोर्स की वैल्यू भी अपन को पता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कूलाम बल। तो कूलाम बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 की जगह मैं लिखूंगा Q और Q2 की जगह लिखूंगा Q0 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस वो है R, तो ये R स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया फोर्स। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है वर्क। क्या निकालना है, वर्क V इक्वल्स टू W अपॉन Q0। तो अगर मैं वर्क निकाल दूंगा तो इस फॉर्मूले के अंदर W रख दूंगा, नीचे Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, अगर होगा तो कर देंगे वरना अपने पास V की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको dr हल्का सा विस्थापित किया है। विस्थापित इसलिए किया है क्योंकि मेरे को पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है dw इक्वल्स टू, अगर छोटा सा वर्क निकालूं मैं तो फोर्स यानी बल गुणा विस्थापन यानी dr। अगर छोटा सा विस्थापन हो तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। F की वैल्यू मेरे को पता है, F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे dw इक्वल्स टू आएगा, F की वैल्यू है मेरे पास K Q0 अपॉन में R स्क्वायर इंटू dr। अब मेरे को W निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा यानी समाकलन करना पड़ेगा। तो dw इक्वल्स टू इधर भी इंटीग्रेशन K Q0 बाई R स्क्वायर इंटू में dr। एक चीज़ और भूल गए अपन, जो वर्क होता है वो F डॉट dr वेक्टर होता है, तो इसके साथ कोस थीटा भी लगता है, कोस थीटा हो, थीटा है 180, थीटा कितना है 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल, और कोस 180 जो होता है वो माइनस का होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस, ये लो माइनस, यस। dw का हो जाएगा मेरे पास w समाकलन, और यहाँ पे बचेगा माइनस के क्यू और क्यू नोट, इनको मैंने ले लिया बाहर, अपॉन में 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो -2 हो जाएगा इंटू में dr। अब इसका समाकलन करना अपन को, इसका समाकलन का फॉर्मूला पहले तुम्हें बता दिया होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अगर इसका समाकलन करना है x की पावर अगर n हो इंटू dx हो तो इसका समाकलन होता है x की पावर n में 1 ऐड कर दो और अपॉन में n+1, मतलब इसकी पावर है मेरे पास -2, तो -2 के अंदर 1 ऐड करूंगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पर W मेरे पास वर्क जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का K Q0 r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, उसी फॉर्मूले से। अब लास्ट अपने पास एक ही काम बच रहा है, इसकी लिमिट लगाना, यानी अपन ने कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लाए थे। तो चार्ज को लाए थे अपन इनफाइनाइट से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, यानी इनफाइनाइट से अपन लेके आए, अनंत से लेकर आए r दूरी पर, अनंत से r दूरी पर। तो यहाँ मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, अनंत से r दूरी पर लेके आया हूँ मैं। ना इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो वर्क मेरे पास निकल के आएगा माइनस के Q0, ऊपर बचा मेरे पास r की पावर -1 और यहाँ भी -1 बचा, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का r की पावर -1 इनफाइनाइट टू r। वर्क अब मेरे पास निकल के आएगा माइनस, ये माइनस बाहर गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास बचा के Q0 और यहाँ बचेगा इसकी पावर -1 है, 1 अपॉन r लिख सकता हूँ, इसको नीचे चला गया इनफाइनाइट टू r। नाउ सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट, उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाली लोअर लिमिट रखते हैं। वर्क इक्वल टू मेरे पास आएगा के
Q0, सबसे पहले अपर लिमिट यानी R यानी 1/R माइनस, अब की बार R की जगह क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, अगर 1 के अंदर इनफाइनाइट का डिवाइड देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। नाउ 1/R, इसको आगे सोल्व करते हैं तो मेरे पास वर्क आ जाएगा के Q0/R, इतना मेरे पास वर्क आ गया। तो अपने पास ये आया है वर्क, लेकिन अपन को निकालना क्या है, V, यानी इस पॉइंट P के ऊपर कितना विभव उत्पन्न हुआ है वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे W/Q0, और यहाँ पर अगर इस W की वैल्यू मैं पुट करूँ तो मेरे पास V इक्वल आएगा के Q0/R, और इसके नीचे अगर Q0 आएगा तो Q0 यहाँ आ जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल, और मेरे पास फाइनली जो V का आंसर आएगा वो आएगा V इक्वल KQ/R। तो जैसे अपने को अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इक्वल KQ/R², वैसे अपने पास ये पोटेंशियल आया है, यानी विभव आया है R दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण, वो आया है KQ/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड था स्क्वायर में, लेकिन ये है R के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखना है और साथ में फॉर्मूला भी याद रखना है ताकि आगे के डेरिवेशंस को अपन सोल्व कर सकें। तो V इक्वल याद रखना है KQ/R होता है, V इक्वल KQ/R। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। मेरे पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, मैं विद्युत द्विध्रुव बना लेता हूं पहले। ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इस तरफ -2, इस तरफ +Q, दोनों के बीच की दूरी 2a होती है, सबको पता है, और एक बीच से थीटा कोण पर अपन मान लेते हैं कि बिंदु P स्थित है, थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर अपन को निकालना है विभव। तो इस बिंदु P पर विभव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन दोनों लाइंस को सबसे पहले मैं मिला देता हूँ, और ये अपन को दे रखी है, ये बीच वाली जो डिस्टेंस है ये है R, बाकी कुछ नहीं दे रखा। बाकी इन दोनों के बीच की दूरी अपन को पता है, ये भी A है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये वाले डिस्टेंस भी A है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाले डिस्टेंस भी A है। अब अपन को इस पॉइंट P पर मेरे को क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो पॉइंट P पर विभव निकालने के लिए अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो विद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि होता है, और अदिश राशि के अंदर अपन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं देखेंगे। जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 में देखा था, तो अदिश राशि होने के कारण अपन सीधा का सीधा इस पॉइंट P पर कुल विभव यानी +Q के कारण कितना विभव आ रहा है और -Q के कारण कितना विभव आ रहा है, उस टोटल विभव का कुल योग कर देंगे। और साथ में फॉर्मूले के अंदर +Q है तो +Q रखेंगे, -Q है तो माइनस के साथ में इस आवेश को रखेंगे यानी -Q रखेंगे। लेकिन जब अपन ने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर नंबर 1 के अंदर फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र अगर पॉइंट P पर निकालना था तो वहां पर अपन ने दिशा देख ली, इसलिए अपन ने वहां पर Q को -Q नहीं लिखा है, सिर्फ Q लिखा है। क्यों? क्योंकि अपन ने वहां पे दिशा देख ली थी। लेकिन ये एक अदिश राशि, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए सीधा का सीधा जो आवेश है, यानी अगर माइनस का आवेश है तो माइनस भी रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। नाउ इस P पॉइंट पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो Vp इक्वल्स टू V + Q के कारण प्लस V - Q के कारण, इन दोनों के कारण यहाँ पे जितना उत्पन्न हो रहा है वो अपन यहाँ पे रख देंगे। नाउ अपन को पता है V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, और R होता है किसी भी आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसके बीच की दूरी। ये अभी भी अपन ने पढ़ा है KQ/R, यानी इस आवेश से इस पॉइंट P के बीच की ये दूरी होती है R, जहां पर अपन को विभव निकालना है। तो बिंदु P पर अपन को विभव निकालना है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा अपन को, ये दूरी कितनी आएगी। तो अगर ये निकालना है तो उसको इन लाइंस को मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी इन लाइंस को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इसको
थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, इतना। अब अगर मैं इस लाइन से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से ऐसे, मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए थी, ये वाले माइनस क्यू से इस पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी, इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डालने से हुआ ये कि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों हो गई इक्वल, यानी बराबर हो गई। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों जब बराबर हो गई तो अपन ये वाले डिस्टेंस कंप्लीटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस अंदर वाले को मैं एक बार रब कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस ए है, देखो ये डिस्टेंस ए थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं ये वाले डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये वाले डिस्टेंस निकाल सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस? अगर ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला एंगल थीटा, ये इसके सामने 90 और ये यहाँ पे माइनस क्यू पड़ा है, ये 90 और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ओ, ये वाला ओ है, थीटा वाला ओ। तो इसके सामने की भुजा ये लंब, और मेरे पास ये कर्ण दिया हुआ है ए, ये वाला ए है, और मेरे को इस आधार चाहिए, मेरे को आधार चाहिए ये वाले डिस्टेंस। अगर ये वाले डिस्टेंस चाहिए तो मैं यहाँ से कोस थीटा लगा दूंगा, कोस थीटा, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार मेरे पास निकालना है, मेरे को आधार ए तो निकालना है, और कर्ण मेरे पास है स्मॉल ए, तो मेरे पास आधार आ जाएगा ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो ये वाले जो डिस्टेंस है ये मेरे पास ये आ गई ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। और अपन ने जब ये लंब डाला था तब बोला था कि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। इस डिस्टेंस को भी अपन नाम दे देते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं ए और इसको बोल देता हूँ बी। तो मेरे पास वीपी जो आएगा वो आएगा प्लस क्यू यानी के, और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपॉन में आर, जो आर है वो प्लस क्यू से डिस्टेंस यानी प्लस क्यू से डिस्टेंस, यानी मेरे पास बीपी है, क्या है बीपी लिखना है यहाँ पे प्लस। अब की बार माइनस क्यू है तो के, और ये माइनस क्यू की जगह माइनस क्यू वो वाली, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर इसको पॉइंट ए माना है तो ए पी लिखेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे ए और पी। नाउ अब मेरे पास ए पी आ गई, ए पी क्यों आ गई? अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है तो मैंने बोला कि यहाँ पर अगर जब भी लंब डाल देते हैं तो ये वाली नीचे वाली डिस्टेंस और ये दोनों बराबर हो जाती है। अगर बराबर हो गई तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ए पी है वो बराबर होगी, इसको क्यू नाम दे दो, पी क्यू के, और जो पी क्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, और ये आ गई ए कोस थीटा। मतलब मेरे पास जो है पी क्यू है वो आ गई आर प्लस ए कोस थीटा, ये है मेरे पास ए पी, तो मेरे पास आ गया ए पी। और एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मेरे पास अपने पास बी पी आएगा। कैसे? यहाँ पर सेम टू सेम यही चीज़ करेंगे वापस से, अब की बार जो लंब डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे, इसके ऊपर ये वाला लंब डालेंगे, ये लंब डाल देंगे। इसका मतलब Q है और इसको नाम दे देता हूँ मैं M, इस पॉइंट को नाम देता हूँ M, ये वाला पॉइंट। तो अब की बार जो BP है वो बराबर हो जाएगी, अगर लंब डाल दिया तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो जो BP है वो बराबर हो जाएगी इस सामने वाली दूरी के, यानी PM के, इस PM के बराबर हो जाएगी। और ये जो PM है ये कैसे निकालेंगे? इस PM को निकालने के लिए देखो यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस बीच में R है, ये डिस्टेंस R है, अब इस R में से ये वाले डिस्टेंस में माइनस कर दूँ तब मेरे पास ये आ जाएगी पूरी डिस्टेंस, मतलब मेरे पास BP आ जाएगी।
तो मैं जो PM को निकालना है अगर मेरे को, तो मैं R में से माइनस करूंगा ये वाले डिस्टेंस। अब ये वाले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वापस से इसी ट्राइंगल में जाएंगे, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बनाकर ये वाले डिस्टेंस यानी कि अपन को वापस से आधार निकालना है। तो आधार निकाल लेंगे तो यही आएगा a cos थीटा, क्योंकि ये भी इधर वाले डिस्टेंस a है, नीचे वाला ये जो कर्ण है वो a है, तो ये मेरे पास आएगा a cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a cos थीटा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास a cos थीटा, ये है a cos थीटा। तो r माइनस मेरे पास आएगा a cos थीटा, a cos थीटा, ये मेरे पास BP। मेन काम बस यही था कि अपन को निकालना है AP और BP। जब AP और BP निकाल दी, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। और AP और BP निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि लंब डालना है, और लंब डालते ही ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये वाले डिस्टेंस यानी PQ और ये PA, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इसके साथ साथ लंब डालेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा और उससे बाकी वाले ये वैल्यू निकाल देंगे, a cos थीटा और a cos थीटा। बस अब यहाँ पे अपन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। माइनस से माइनस को बाहर ले लेंगे तो VP मेरे पास आएगा, एक काम करते हैं KQ को कॉमन ले लेते हैं, 1/BP और यहाँ बचेगा -1/AP। अब BP और AP की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा KQ बाहर 1/, देखो BP की वैल्यू है r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा, और AP की वैल्यू है r प्लस a cos थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने से मेरे पास आएगा KQ अपॉन r माइनस a cos थीटा और ये r प्लस a cos थीटा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो r प्लस a cos थीटा माइनस माइनस लगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस से प्लस गया, r माइनस a cos थीटा ब्रैकेट बंद। नाउ माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया KQ r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा। तो यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे एज इट इज दोनों वैल्यू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि r² माइनस a² कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने a माइनस बी और a प्लस बी वाली सर्व समीकरण लगा दी, तो वो होती है a² माइनस b²। नाउ यहाँ तक आ गया, आगे फर्दर और सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास VP यानी इस P पॉइंट पर मेरे पास विभव आएगा, ऊपर आएगा 2a cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा, KQ बाहर है, KQ के साथ 2a ये cos थीटा अपॉन में मेरे पास बचा r², ये r² माइनस a² ये cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। नाउ Q इंटू 2a, देखो ये दोनों जो साथ में दिख रहे हैं Q इंटू 2a, हम जानते हैं कि ये P होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, P। तो इसकी जगह तो अपन पुट कर देंगे P। और दूसरी बात, जो A होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और साथ में कोस के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और कोस की वैल्यू जो रहती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। इसलिए इस पूरी वैल्यू को, मतलब मैं a² कोस स्क्वायर थीटा को ऑलमोस्ट 0 के इक्वल मान सकता हूँ। नगण्य है ये, नगण्य है, बहुत छोटी है, क्योंकि अगर छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा, इसलिए मैंने इसको मान लिया नगण्य। तो ये हटाया यहाँ से, मेरे पास फाइनली आंसर आया P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया, विभव आया, वो आया यहाँ से KP के, और इसकी जगह रखो P कोस थीटा, KP कोस थीटा अपॉन में r², KP कोस थीटा अपॉन r²। ये मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, KP कोस थीटा अपॉन r²। अब KP कोस थीटा अपॉन r² आ गया, तो अपन को दो स्थितियों पर चर्चा करनी है। एक तो अगर ये P पॉइंट यहाँ पर हो, एकदम बीच में, मिड में, इसको बोलते हैं अपन निरक्षीय स्थिति, और दूसरी
अगर एक्सिस के ऊपर हो, इसी एक्स के ऊपर, इस रेखा के ऊपर ये पी पॉइंट हो, तब क्या फॉर्मूला डेवलप होगा। तो सबसे पहले अपन एक्स पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्स के ऊपर कितना आएगा। तो अपने पास फॉर्मूला आया था केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर x के ऊपर मतलब कि मेरे पास ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अगर p पॉइंट यहाँ पर आ जाए, p पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो इनके बीच का जो एंगल था, वो हो जाएगा 0। तो थीटा इक्वल्स टू 0 और कोस 0 होता है 1। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो वी एक्स पर आएगा मेरे पास के पी कोस 0 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी के पी अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ निरक्ष पर, यानी ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर हो ऊपर, मतलब अगर मेरे पास ये माइनस क्यू हो, ये प्लस क्यू हो और ये पी पॉइंट यहाँ पर हो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो बन जाएगा, थीटा जो था वो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 90। और अपन को पता है कि कोस जो 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर के पी कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू अगर 0 हुई तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0। तो ये निरक्ष की स्थिति पर जो विभव आएगा के पी कोस 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू अपन बोल देंगे 0। तो निरक्ष की स्थिति पर जो विभव की वैल्यू आती है, पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो आती है 0, और एक्स की स्थिति पर आपके सामने है के पी अपॉन आर स्क्वायर। नाउ आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अपन को विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि अपन ने निकाला है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फॉर्मूला आता है वो आता है v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि v किसके प्रोपोर्शनल है, q के, और इनके बीच की डिस्टेंस r दूरी की, और एक k पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये डिपेंड कर रहा है q पर, यानी ये आवेश पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा उसका विभव होगा। दूसरा, ये जो k होता है और ये k होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, अर्थात ये किसी माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा ये। सेकंड, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर। आवेश मतलब अन्य आवेशों की उपस्थिति, यानी एक आवेश यहाँ पर है Q, और इस बिंदु पर अगर इस बिंदु P पर विभव निकालना है तो आसपास अगर कोई दूसरे आवेश रखे हुए हैं तो इस बिंदु P पर जो विभव है वो प्रभावित होगा। तो आवेश पर निर्भर करता है ये, माध्यम की प्रकृति पर। तीसरा और लास्ट, अगर अपन आसपास कोई दूसरे आवेश रख दें तब भी ये प्रभावित होता है। या फिर दो आवेशों के बीच के अंदर अगर कोई धात्विक प्लेट रख दें तब भी इनके बीच के जो विभव है वो प्रभावित होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम की प्रकृति आ गई, आवेश आ गया, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख दो, आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकाला जा रहा है, जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसकी दूरी पर, यानी आर पर। सीधी सी बात है, आर के ऊपर डिपेंड करता है, आर पर करता है, क्यू पर करता है और के पर करता है। खत्म। अब अपन बात करेंगे सम विभव पृष्ठ। नाम से स्पष्ट है, सम विभव मतलब ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव का मान सब जगह समान हो। बस ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी जगह विभव का मान समान, यानी यहाँ पे जितने भी मैंने डॉट लगाए वहाँ पे सब जगह क्या है, विभव के मान समान है। अब यह मतलब यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी क्या है, v है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी जगह विभव का मान समान हो सम विभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरी बात, गुण के अंदर लिखते हैं कि अगर विभवांतर देखें सम विभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर,
तो इन दोनों के बीच v माइनस वी करो, कितना आएगा 0। तो हमेशा वो 0 प्राप्त होता है, यानी विभवांतर क्या होता है 0। दूसरी बात, अपन ने v बराबर फॉर्मूला पढ़ा था w अपॉन क्यू होता है, तो w बराबर होगा q इंटू वी। और v मैंने बताया था कि एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल टर्म में, ये सिर्फ विभवांतर होता है। जैसे कि अपन ने अनंत से किसी पॉइंट p पर अपन ने विभव निकाला था, वो था w अपॉन क्यू, लेकिन अनंत पर 0 माना था। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है। तो अगर ये विभवांतर v 0 है यहाँ पे इस समविभव पृष्ठ पर, तो किया गया कार्य क्या होगा 0। तो समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा 0। तो दूसरा गुण ये है, किया गया कार्य 0 होगा। तीसरा ये लिख सकते हैं कि अगर दो समविभव पृष्ठ है, ऐसा एक और पृष्ठ है, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता, क्योंकि ऐसा करेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्रॉस हो जाएगी, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये काटते नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एंड फोर्थ, अगर तुम लिखना चाहो तो हमेशा लिख लेना कि इस समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो इसके हमेशा, या फिर विद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा, यानी ई हमेशा क्या होगा लंबवत होगा। एक या दो पूछेंगे, कोई भी लिखाना, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। नाउ अब अपन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत परिरक्षण। देखो स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है कि जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मेरे पास एक चालक गोला है और ये खोखला है, यानी अंदर से खाली है, और ये चालक है। तो अगर इसको बाहर अगर मैं क्यू आवेश दे दूं तो ये आवेशित हो जाएगा चारों तरफ से, तो मान लो ये आवेशित हो गया। अब अपन को पता है कि इसके अंदर, इस गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ई, वो कितना होगा, अंदर होगा 0 विद्युत क्षेत्र। क्यों, अंदर क्या होगा विद्युत क्षेत्र ई इन 0 होगा, ये अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक, अब स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है कि ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो कि विद्युत आवेश को मेजर करने के लिए, विद्युत आवेश को मापने के लिए कि आवेश की कितनी मात्रा किसी वस्तु पर उपस्थित है, तो उनको मापने के लिए अपन उनको यूज करते हैं। तो जो भी ऐसे उपकरण जो ज़्यादा संवेदनशील है उनको अपन इसके अंदर रखकर काम में लेते हैं, ताकि बाहर वाला कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो उस उपकरण को प्रभावित नहीं करे। और ऐसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण बोलते हैं। यानी यही लिखना है इसके अंदर कि किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और इससे अपन एक आवरण बना सकते हैं, यानी परिरक्षण मतलब रक्षा करने वाला। तो इससे अपन एक आवरण बना सकते हैं जो कि अत्यंत संवेदनशील उपकरणों को बाएं विद्युत क्षेत्र से बचाता है। अत्यंत संवेदनशील जो उपकरण है जो कि विद्युत आवेश की जांच करते हैं कि कितना मौजूद है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश, उनको बाएं विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होने से बचाता है। बस इसी को अपन बोलते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। खत्म। नाउ यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ई इन वो होता है 0, लेकिन इसके साथ एक बात और जान लेनी चाहिए कि अगर मैं विद्युत विभव की बात करूं, अगर विद्युत विभव की बात करूं तो विद्युत विभव होता है कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को इसके ऊपर लाके अपन रख दिया, तब जितना कार्य किया गया वही क्या होगा विभव में संचित हो जाएगा, वही विभव में संचित हो जाएगा। तो ये आवेश को अनंत से अपन लाके इसके ऊपर रखें, इसका मतलब यहाँ तक आने में तो कार्य करना पड़ा, और यहाँ पर यहाँ तक आने में मान लो कि जो v है वो मेरे को करना पड़ा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, यानी आर दूरी के ऊपर ले आया, ये आर दूरी के ऊपर ले आया। अब इसके अंदर E तो 0 है, लेकिन V कभी भी 0 नहीं होगा। V जो अंदर होगा इस गोले के अंदर वो इतना ही होगा जितना बाहर है, यानी के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होगा, और सब जगह सेम होगा। इस पूरे गोले के अंदर सब जगह क्या होगा समान, क्योंकि आवेश एकांक आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ा, और वही किया गया कार्य क्या होता है विभव होता है। तो यहाँ तक तो लाने में काम करना ही पड़ेगा, तो उतना ही काम अंदर पूरा एक समान विभव इसका रहेगा, ये तुम्हें दिमाग के अंदर रखना है। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे पराविद्युत पदार्थ क्या होता है।
तो पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वयं अचालक होते हैं, स्वयं अचालक, जैसे ये प्लास्टिक, तो ये खुद अचालक है लेकिन ये विद्युत प्रभाव दर्शाती है। विद्युत प्रभाव कैसे? दो पेंसिल को आपस के अंदर अगर तुम रब करोगे, एक दूसरे से घर्षण करवाओगे और फिर एक दूसरे को पास में लाओगे, या फिर ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास कुछ कागज के टुकड़े हैं, तो उन कागज के टुकड़ों को रख दो और फिर इस पेंसिल को सर के अंदर रब कर कर उनके पास ले जाओ, तो क्या होगा? वो आवेशित आवेशित होने के कारण एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पदार्थ जो स्वयं विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन फिर भी विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन पराविद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच की छड़ हो गई। तो यही लिखना तुम्हें कि ऐसे पदार्थ स्वयं अचालक होते हुए भी विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं, इनको पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना, प्लास्टिक, कांच की छड़। अब ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय पराविद्युत, एक होता है अध्रुवीय पराविद्युत। ध्रुवीय पराविद्युत क्या होते हैं? देखो, ध्रुवीय पराविद्युत समझने से पहले अपन समझ लेते हैं कि ध्रुवण क्या चीज होती है। ध्रुवण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों का अलग अलग हो जाना, बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अपन ध्रुवण। कि धनावेश और ऋणावेश, किसी पदार्थ में धनावेश तथा ऋणावेश अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो जैसे ध्रुवीय पराविद्युत है, तो इसके अंदर क्या होता है कि धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि HCl का एक अणु लेते हैं, ये HCl है। अब Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, इसीलिए इसको ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहेंगे, HCl को। आगे बात समझ। यानी ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश अलग अलग होते हैं, या धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक जगह नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ऐसे पराविद्युत पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र एक जगह ही होता है, अलग अलग जगह नहीं होता। जैसे H2 है। अब इनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे O2, इनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक जगह ही होता है, क्योंकि इनमें से H जितना खींचेगा उतना इधर वाला खींचेगा, इसलिए ना तो धनावेश इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो एक जगह रहेगा इनका धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र, इसलिए इन पदार्थ को बोलते हैं अध्रुवीय पदार्थ। अब अपन पढ़ते हैं पराविद्युत का ध्रुवण। ध्रुवण मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो अगर मैं किसी भी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब इधर धनावेश रख देता हूँ, इधर ऋण आवेश लगा देता हूँ या ऋण विभव लगा देता हूँ, तो यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र इस तरफ है E। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब भी अपन किसी पराविद्युत पदार्थ को रखते हैं, अब मैं यहाँ अंदर एक पराविद्युत पदार्थ रख देता हूँ, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, तब इसमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, यानी इसमें बहुत सारे इसके अणु होंगे। अब इन अणुओं में क्या होगा, जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये जो प्लस है ना, एक डायग्राम और बना के समझा देता हूँ अलग से। पहले ये जो पराविद्युत पदार्थ था वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, ऐसे सपोज करो, ऐसे, यानी धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह थे, इसमें इस तरह से अणु थे, तो यानी धनावेश और ऋणावेश एक जगह मिक्स हो रखे थे। लेकिन अब जैसे ही मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो इस तरफ प्लस, तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस, तो माइनस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे पास इस तरह से यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरफ धनावेश और इस तरफ ऋणावेश आ जाएगा, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। माइनस प्लस, यानी जब भी अपन किसी भी पराविद्युत को बाएं विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब इसके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, या इसमें धनावेश तथा ऋणावेश अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं पराविद्युत का ध्रुवण।
और ध्रुवण भी यही चीज होती है कि धनावेश तथा ऋणावेश किसी भी पदार्थ से धनावेश तथा ऋणावेश का अलग होना, सेपरेट होना, उसी को अपन बोलते हैं ध्रुवण। डायग्राम बना देना, जो मैंने थ्योरी बताई वो लिख देना, खत्म। अब अपन पढ़ेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी मेरे पास कोई दो आवेश है और उसका मैंने एक निकाय बना दिया, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा से तुम ये समझोगे कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो और कुछ नहीं, किया गया कार्य ही होता है। क्या होता है? किया गया कार्य। तो अपन को बेसिकली कार्य निकालना है और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन को निकाय बनाना है और उस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो निकालना है, और वही कार्य किस में परिवर्तित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। नाउ दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो मान लो सबसे पहले तो एक आवेश लाऊंगा, ये बिंदु ए है। अब अनंत से मान लो सबसे पहले मैंने Q1 आवेश लाया और यहाँ रख दिया, यहाँ पे लाके Q1 आवेश को रख दिया, ये Q1 आवेश। तो इसमें मेरे को कार्य करना पड़ा W1 सपोज, और इस W1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मेरे पास आएगी जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो किसके विरोध के अंदर मैं लाऊंगा? तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरोध के अंदर किया गया कार्य लिखना, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, यानी विभव भी नहीं है कोई, यानी V जीरो है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तब मेरे पास कार्य कितना आएगा? जीरो। यानी V बराबर क्या होगा? W अपॉन Q। तो W बराबर होगा Q इंटू वी। अगर V जीरो है, यहाँ पर कोई बाह्य विद्युत विभव है ही नहीं, यानी ना तो कोई दूसरा आवेश है और ना ही यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो V अगर जीरो है तो यहाँ पर W1 भी कितना होगा? जीरो होगा। बट अगर मैं दूसरे आवेश को लाऊं, यानी Q2 को यहाँ पर लाकर रखूं इसी जगह, इस पॉइंट B पर अगर मैं Q2 को लाके रखूं और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कि R है, R12 मान लो, R12। तो अगर मैं Q2 को R दूरी पर लाके रखूं, तब मेरे को पता है इस बिंदु पर विभव कितना होगा। अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न विभव कितना होगा? V बराबर होता है KQ अपॉन R। K और Q आवेश ये वाला था, अपॉन में R ये दूरी थी, यानी R12। तो इतना विभव उत्पन्न हो गया। नाउ इसको मैं बोल रहा हूँ किया गया कार्य है ये W2। अब ये W2 भी निकालना अपन को। तो W2 कैसे निकालेंगे? ये हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो W2 है वो होगा V इंटू Q, और ये जो Q है वो जिस भी आवेश को अपन लाते हैं वो होता है, यानी इस अपन को यहाँ पे Q2 लाए थे आवेश को, तो Q2 होगा, और V कितना आया? V ये रहा। तो W2 मेरे पास आ जाएगा KQ1 और यहाँ पे Q2 अपॉन में R12। ये इक्वेशन 2 दे दो और इस ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और अब इन दोनों आवेशों को जोड़ दो, सॉरी दोनों जो आवेशों को लाने में किया गया कार्य उनको जोड़ दो, यानी W कुल कितना हुआ? W कुल मेरे पास आया W1 प्लस W2। इतना मेरे को कुल कार्य करना पड़ा, और यही कुल कार्य जो किया गया कुल कार्य है यही अपनी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो W कुल मेरे पास हुआ W1 तो जीरो, इसको हटाओ, ये बचा, मतलब ये मेरे पास है KQ1 Q2 अपॉन R12, और यही किया गया कार्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। यही आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा का। ये हिंदी में लिखना कि यही किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बस नाउ अब अपन को पढ़ना है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब की बार तीन आवेश लाना, पहले दो लाए थे। देखो कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाएंगे। अपन को पता है V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, और W बराबर यहाँ से निकाल लेंगे Q इंटू V। और तीन आवेश लाना है तो सबसे पहले मैं Q1 लाऊंगा और यहाँ पे बिंदु A पर रख दूंगा, ये Q1 ला के रख दिया। अब इसमें किया गया कार्य कितना होगा? W1 होगा, कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ना ही कोई अन्य आवेश है जिसके कारण यहाँ पर V उत्पन्न हो, तो यहाँ पर मेरे पास V कितना होगा? इस बिंदु पर जीरो होगा, अभी जीरो है, इसलिए मेरे पास कार्य क्या आया? जीरो आया। अब मैं Q2 आवेश को रन से लेके आता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ये पॉइंट है B, और यहाँ पे मैंने रख दिया Q2 आवेश,
और इसके बीच की जो दूरी है वो अपन मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 R12 मान लेते हैं। ठीक। हाँ, यहाँ पर अपन ने किया गया कार्य अभी निकाला है जस्ट पहले, ये रहा v इतना है, तो कार्य क्या है K-Q1Q2/R12, K-Q1Q2/R12। तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना आएगा, यहाँ पे किया गया कार्य मेरे पास आएगा W2 इक्वल्स टू K-Q1 इस वाला, ये Q2 इस वाला, अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब R12। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, ये समीकरण नंबर 1। फिर कुल कार्य भी तो निकालना है, वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब की बार थर्ड आवेश को लाना, मतलब मेरे को Q3 आवेश और लेके आना है। तो Q3 आवेश को मैं ऐसा लाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ये बिंदु मान लो C है, और यहाँ पे Q3 आवेश लाके मैंने रख दिया Q3, ये Q3 आवेश रख दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली और ये वाली माननी पड़ेगी। तो ये Q2 है, ये Q3, तो R23 मान लेता हूँ। ये 3 है, ये 1 है, तो R13 मान लेता हूँ। अपने हिसाब से मान सकते हो। नाउ यहाँ पर जो वर्क होगा, कार्य कितना करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस Q1 के कारण भी विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पर इस Q2 के कारण भी यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कार्य करना पड़ेगा। तो अब की बार W3 के अंदर 2 आवेशों के कारण कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस Q1 के कारण निकाल लेते हैं। तो Q1 के कारण तो मेरे को करना पड़ेगा कार्य K-Q1, और ये दूसरा आवेश लिखना पड़ेगा यानी Q3 अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस R13, जैसा इसमें लिखा था वैसे ही, प्लस अब ये इसके कारण भी विभव उत्पन्न होगा, यहाँ पे आवेश है तो इसके कारण भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी वापस लिखना पड़ेगा K पहला आवेश यानी Q2, दूसरा आवेश Q3 अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी R23। बस अब इन तीनों को ऐड कर दो। अब जैसे ही अपन इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कुल कार्य, और यही किया गया कुल कार्य लिख देना स्थितिज ऊर्जा के अंदर संचित हो जाता है। यानी यही जो कुल कार्य है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं। W1 प्लस W2 प्लस W3, यही किया गया कार्य अपन को स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। कंप्लीट, यानी तीनों को ऐड करना हो, कुछ नहीं करना है। पहला 0, दूसरा K-Q1Q2/R12 प्लस K-Q2Q3 अपॉन R23 प्लस K-Q3Q1 अपॉन R31। ऐसा कैसा जोड़ना है, ऐड करना है, और इसी को बोल देना कि यही जो है वो स्थितिज ऊर्जा में, जो स्थितिज ऊर्जा है उसी के अंदर संचित हो जाता है। नाउ बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है अपन को। कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसमें अगर कोई सिंगल आवेश उपस्थित है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। मान लो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई आवेश होगा तभी बाह्य विद्युत क्षेत्र आता है। इसका मतलब इधर से इधर जा रही विद्युत क्षेत्र रेखा है, मतलब इधर धनावेश होगा, इधर ऋणावेश होगा, क्योंकि धन से ऋण की तरफ जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। नाउ अब पढ़ो क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, मान लो कोई एक आवेश है, क्यों आवेश है, तो उसकी मेरे को निकालनी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए मान लो ये बिंदु ए है, और इस ए बिंदु पर मेरे को विभव पता होना जरूरी है कि इस ए बिंदु पर विभव कितना होगा। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे विभव दिया हुआ आएगा, तो यहाँ भी अपन को मानना है कि माना ए बिंदु पर विभव जो है वो VA है, तब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाएगा V/Q, और Q मेरे पास ये पड़ा है और V मेरे पास VA है, तो मेरे पास जो W कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा Q/VA। तो एकल आवेश के कारण इतना कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य, हिंदी में लिखना है यहाँ पे, यही किया गया कार्य इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा Q/VA। बस यहाँ तक करना है इस पॉइंट ए पर।
नाउ आगे बढ़ते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर मेरे पास दो आवेश हैं और दो आवेशों का कोई निकाय बनाना है और बाह्य विद्युत क्षेत्र भी इसी के अंदर लगा हुआ है, तो बना लेते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र इसका मतलब क्या होगा, आवेश होगा आसपास। तो यहाँ पर प्लस है क्योंकि धनावेश से निकलता है और ऋणावेश की तरफ जाता है, तो धन से ऋण। इस तरह से अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र बना लिया। लेकिन अब की बार इसके अंदर दो आवेश को रखना है, तो पहला आवेश अपन रख देते हैं इस बिंदु ए पर रख देते हैं और मान लेते हैं कि बिंदु ए पर जो विभव है वो वी ए, और यहाँ पर अपन अनंत से सबसे पहले Q1 आवेश लेके आएंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये Q1 आवेश लाए और यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु ए पर विभव है V1, विभव वी ए। ये विभव मानना पड़ेगा भाई, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तभी अपन वर्क निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो कार्य किया अपन ने इसमें W1, और इस W1 को निकालने के लिए अभी अपन निकाला पहले V बराबर होता है W अपॉन Q, और यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी V इंटू क्यू, और V मेरे पास वी ए है तो वी ए इंटू क्यू आ गया। तो इसको ले दे दो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये W1 मेरे पास निकल के आ गया। लेकिन अब की बार दो आवेशों का निकाय बनाना है, इसका मतलब एक आवेश और लेके आना पड़ेगा। तो एक आवेश और लेके आए तो Q2 आवेश अपन ला के यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने Q2 आवेश को रख दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वापस से माननी पड़ेगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लो कि R ये 1 है, ये 2 है, तो R12 मान लेते हैं, R12 है। अब ध्यान से देखना कि इस Q2 को लाने में अगर मेरे को W2 कार्य करना पड़ा तो इस W2 को कैसे लिखेंगे। W2 दो टुकड़ों में होगा कार्य। सबसे पहले एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर अपन इस बिंदु B पर, इसको B नाम दे दो, इस पर विभव भी चाहिए कि कितना विभव है। तो एक तो V इंटू क्यू कार्य करना पड़ेगा इस बिंदु पर। तो माना बिंदु B पर विभव VB है, तब तो मेरे पास जो W2 कार्य है वो एक तो इस विभव के कारण कार्य करना पड़ेगा। W बराबर क्या होता है, Q इंटू वी या V इंटू क्यू। तो V इस बिंदु पर अगर VB है तो VB इंटू Q2 को लेकर आए तो Q2, एक तो ये कार्य करना पड़ेगा। ये बाएं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य है, बाएं विद्युत क्षेत्र भी इसको रोकेगा। तो पहला कार्य तो यह है। दूसरी बात, ये जो Q आवेश है, Q1 आवेश, ये भी तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक अपने पास कार्य होगा, और वो कार्य तो अपन जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में जो किया गया कार्य होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी यानी R12। तो ये आगे समीकरण नंबर 2। अब तो तुम स्थितिज ऊर्जा का सीधा फॉर्मूला याद रखो, दो आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा होती है K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R सीधी। और ये किसके कारण आया, ये आया बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। अब दोनों को आपस में जोड़ लो, तो W कुल कितना आएगा, W कुल आएगा W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, और यही किया गया कुल कार्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो U स्थितिज ऊर्जा बराबर W1 कितना है, W1 है मेरे पास VA Q1 प्लस VB Q2 प्लस ये आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आ गया तुम्हारा आंसर। यहाँ तक तुम्हें करके आना। अब बढ़ते हैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा बाएं क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब मेरे पास कोई एक बाएं क्षेत्र है तो उसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है और उसकी मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ये मान लो मेरे पास कोई बाएं विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर मेरे पास एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये है -Q और ये है +Q। और अपन को पता है द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a दूरी, बीच की दूरी कितनी 2a होती है। लिख देता हूँ 2a, इसका कोई काम भी नहीं है वैसे। अब अपन को
क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा समझते ही अपन को अपने दिमाग में याद आना चाहिए कि किया गया कार्य निकालना है, क्योंकि किया गया कार्य परिवर्तित हो जाता है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। अब किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो द्विध्रुव है तो इसके ऊपर बल लगेगा, वायु विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो बल तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब यहाँ पे प्लस होगा आवेश और यहाँ पे माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रखा है इस तरफ है, तो यहाँ पे माइनस है तो धनावेश से निकलती है, ऋणावेश की तरफ जाती है। तो अब बताओ बल कैसे लगेगा? देखो प्लस है, ये भी प्लस क्यू, प्रतिकर्षण इस तरफ एफ, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस और ये प्लस, आकर्षण इस तरफ। इसका मतलब ये घूमेगा, ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है इसके अंदर ये घूमेगा। अब ये घूमकर ऐसे आएगा, अगर ये घूमकर ऐसे आ रहा है तो मान लो कि पहले ये यहाँ पर था, पहले यहाँ पे था जो डैश 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 कर रखा है, और फिर ये थोड़ा सा घुमा डी थीटा, कितना घुमा? डी थीटा। तो इस डी थीटा घूमने में इस द्विध्रुव को कितना कार्य करना पड़ा? तो अब की बार जो कार्य आएगा वो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन नहीं लेंगे, क्योंकि ये रैखिक विस्थापन नहीं हो रहा है ऐसे, अब की बार कोणीय हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, घूर्णन गति लग रही है इसके अंदर। तो अब की बार अपन जो कार्य लेंगे वो किया गया कार्य, या फिर डी डब्ल्यू लेंगे, वो लेंगे टो इंटू डी थीटा। टो इंटू डी थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब घूर्णन गति होती है तो उसके अंदर लगता है बल आघूर्ण। घूर्णन गतिकी के अंदर जब भी बल लेते हैं तो वो बल आघूर्ण लेते हैं, तो और घूर्णन का जो विस्थापन लेते हैं घूर्णन गतिकी के अंदर वो लेते हैं थीटा के अंदर, रेडियन में कितना घूम रहा है। ठीक, तो बल गुणा विस्थापन वही है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे बल आघूर्ण ले लिया और यहाँ पर अपन ने घूर्णन गतिकी का विस्थापन ले लिया, कोणीय विस्थापन। ठीक, और दोनों का समाकलन कर देंगे तो मेरे पास W निकल के आ जाएगा। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का यहाँ पे यूज होगा क्योंकि वहां पर अपन ने टो निकाला था P साइन थीटा, वहां पे अपन ने टो निकाला था, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि टो बराबर होता है P E साइन थीटा, वहां से तुम्हें वैल्यू याद रखनी है और यहाँ पर अपन को पुट करना है सीधा P साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टो, कितना है? टो है P E साइन थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब देखो यहाँ भी थीटा है, यहाँ डी थीटा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इसको घुमाए, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो पहले 0 था, फिर W हो गया, तो टोटल W किया गया कार्य P तो बाहर आ जाएगा, P बाहर, P साइन थीटा, तो P बाहर। अब यहाँ पर साइन थीटा का होगा माइनस कोस थीटा, ये माइनस ये कोस थीटा, साइन थीटा का होता है समाकलन माइनस कोस थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। नाउ माइनस को मैं ले लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास आएगा W इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर अपन ऐसा सपोज करें कि स्टार्टिंग के अंदर ये थीटा 1 यहाँ पे था, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर स्टार्टिंग के अंदर इस तरह से 90 डिग्री पर था, अगर थीटा 1 स्टार्टिंग में सपोज करें कि 90 था और ये वाला जो है वो थीटा 2 है बाद वाला, और स्टार्टिंग का थीटा 1 है, तो थीटा 1 को अगर मैं 90 मान लूँ कि यदि स्टार्टिंग के अंदर इस विद्युत क्षेत्र से ये जो स्टार्टिंग का द्विध्रुव है पहले यहाँ पर 90 पर था, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, तो थीटा 1 है, अगर 90 पे हो तब यहाँ थीटा 1 90 रख देंगे, और जो थीटा 2 है उसको मैं अगर थीटा बोल दूँ तब मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा W इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा की जगह थीटा टू माइनस कोस थीटा 1 की जगह अपन 90 रख देते हैं, और कोस 90 की वैल्यू 0 गया ही, तो मेरे पास W आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा ही रखना है, माइनस पी कोस थीटा आ जाएगा, माइनस पी कोस थीटा।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, और यहाँ पर अपन को पढ़नी है विद्युत धारिता। तो देखो विद्युत धारिता क्या होती है कि किसी भी पदार्थ द्वारा आवेश धारण की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता। यानी कोई भी पदार्थ है वो कितना आवेश अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, उसी को बोलते हैं धारिता। यानी किसी भी पदार्थ के आवेश धारण की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। अब ध्यान से समझना कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो किसी भी पदार्थ का विभव है वो जितना अधिक होगा उतना ही उसमें आवेश ज़्यादा अपन डाल सकते हैं। यानी हमेशा V समानुपाती Q या Q समानुपाती V होता है। इसको ऐसे लिख लो, Q समानुपाती V होता है। मतलब अगर किसी भी पदार्थ को जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ही उसका विभव बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो V बराबर होता है KQ/R। तो जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ही V बढ़ेगा। अब समानुपाती है तो अपन एक नियतांक यहाँ लगा सकते हैं। अगर समानुपाती में नियतांक लगाऊं तो Q बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ C/V, और यहाँ से C एक नियतांक है और Q/V आ जाएगा। और इस C को ही बोलते हैं विद्युत धारिता। C नियतांक है और इसी नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता, धारिता बोलते हैं। लेकिन है क्या, ये नियतांक है। अब ये किस किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है चालक के आकार, कि किसी भी चालक को अगर अपन आवेश दे रहे हैं तो उसका आकार कितना है और उसका आयतन कितना है। चालक का आकार व आयतन पर, चालक का आकार और आयतन, उसी पर ये C निर्भर करता है, ना कि इस Q और V पर। ये Q पर भी निर्भर नहीं करता है और V पर भी निर्भर नहीं करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सिर्फ ये एक नियतांक है, और नियतांक है इसलिए चालक के आकार और आयतन पर, यानी जितना बड़ा अपन चालक का आकार लेंगे उतना ही आवेश धारण की क्षमता उसमें ज्यादा होगी और ज्यादा आवेश उसमें स्टोर कर सकता है। तो बेसिकली बात यही है कि जो धारिता होती है वो किसी भी पदार्थ द्वारा आवेश धारण की क्षमता होती है। ठीक, और इसका फॉर्मूला था Q/V, दोनों ही अदिश राशि इसमें, तो C भी क्या है, अदिश है, वैसे भी नियतांक तो अदिश ही है। और मात्रक, मात्रक इसका होता है फेरेड, मात्रक क्या होता है, फेरेड। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र, संधारित्र क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का आकार व आयतन बढ़ाए बिना, किसी भी पदार्थ का आकार व आयतन बढ़ाए बिना उस पदार्थ के आवेश धारण की अगर क्षमता अपन बढ़ा दे तो उसी का नाम है संधारित्र, उसी को बोलते हैं संधारित्र। यानी किसी पदार्थ का आकार व आयतन बढ़ाए बिना, मान लो मेरे पास दो प्लेटें हैं, मान लो मेरे पास दो प्लेटें, एक पर दोनों आवेशित है ऐसा, और एक पर ऋण आवेश ले लेता हूँ ऐसा। तो ये धनावेश और ऋणावेश, अगर इनको थोड़ा ज़्यादा पास ले आऊँगा मैं, अगर कुछ ज़्यादा ही पास ले आऊँ तो ये जो माइनस है ये प्लस है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आकर्षित करके ये इधर वाली प्लेट पर बाहर जो आवेश है वो अंदर ले आएंगे, तो अंदर ले आएंगे तो बाहर वाला स्पेस खाली हो जाएगा थोड़ा सा, और खाली होते ही यहाँ पर आवेश धारण की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो आवेश धारण की क्षमता बढ़ाने वाली युक्ति का नाम ही संधारित्र है। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी पदार्थ में आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाती है बिना उसके आकार तथा आयतन को बढ़ाए। तो ऐसी युक्ति को अपन बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी पदार्थ के आकार व आयतन को बढ़ाए बिना उसमें आवेश धारण की क्षमता को बढ़ा दे, इसी को अपन बोलते हैं संधारित्र। नाउ इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत भी इसी के अंदर छुपा पूरा, इसी डायग्राम में। सिद्धांत ये है कि दो आवेशित प्लेटों को जब अपन पास मिलाते हैं तब उसमें आवेश धारण की क्षमता बढ़ जाती है, इतना ही लिखना है। यानी जब भी दो आवेशित प्लेटों को अपन पास मिलाते हैं तब उसमें आवेश धारण की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो अपन ने बताया कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक दूसरे से आकर्षित करेंगे तो पास में ले आओ एक दूसरे को,
तो ये इस आवेश को थोड़ा खींचेगी तो इधर टाइटली आ जाएंगे सारे के सारे आवेश, उधर का स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो अपन और भी आवेश उसमें डाल सकते हैं। बेसिकली यही है इसी का सिद्धांत। तो इसमें ये लिखना है कि जब दो आवेशित प्लेटों को पास पास लाया जाता है, पास में लाया जाता है, तब उसमें आवेश धारण की क्षमता बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी मेरे को धारिता निकालनी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखना। तो किस तरह से निकालेंगे, मेरे पास मान लो इस तरह का एक संधारित्र है, तो संधारित्र है तो एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस आवेश होगा, और परिमाण में समान और आवेश में विपरीत होता है, और दोनों प्लेटें होती है। इसी व्यवस्था को अपन संधारित्र बोलते हैं। यानी इस पर प्लस क्यू आवेश होगा तो इस पर माइनस क्यू आवेश होगा, अगर इस पर प्लस क्यू होगा तो इस पर माइनस क्यू आवेश होगा, और दोनों परिमाण में समान होगा। और दूसरी बात, संधारित्र का अगर अपन ऐसा पूछे कि कुल आवेश कितना होगा संधारित्र में, तो संधारित्र का जो कुल आवेश होगा वो होगा 0। अगर दोनों को ऐड कर दें प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मेरे को निकालनी है इसकी धारिता। बेसिक सी बात है कि धारिता अगर मेरे को निकालनी है तो धारिता का फॉर्मूला लगेगा, और धारिता का फॉर्मूला होता है C क्यू अपॉन वी। क्यू तो मेरे को पता है, इस पर आवेश है, ये रहा आवेश, और वी है इसका विभव, इसका मतलब मेरे को वी निकालना पड़ेगा। अब वी निकालने के लिए दो आवेश है, दो आवेश प्लेट है। अब एक बिंदु आवेश के कारण तो अपन को पता है, लेकिन ऐसे प्लेटों के कारण अपन को विभव नहीं पता। अब नहीं पता तो अपन को ये पता है कि एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ, अगर इस बिंदु को लूं तो इस प्लस क्यू के कारण इधर होगा ई प्लस क्यू, और इस माइनस क्यू प्लेट के कारण इधर होगा ई माइनस क्यू, और दोनों समान होते हैं कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत आवेशित चालक प्लेट के कारण पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इस प्लेट के कारण। लेकिन विभव का अपन ने कुछ नहीं पढ़ा कि प्लेट के कारण विभव कितना होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र से क्या निकालेंगे अपन, विभव कैसे निकालेंगे। अपन ने विद्युत क्षेत्र और विभव के अंदर एक रिलेशन पढ़ा है, और वो पढ़ा है कि E बराबर होता है V अपॉन L या dV अपॉन dl। E बराबर dV अपॉन dl या V बाई L, ऐसा रिलेशन पढ़ा अपन ने। तो इस रिलेशन की मदद से अपन यहाँ से विभव निकाल सकते हैं। यानी मैं अगर V की बात करूँ तो V हो जाएगा E इंटू एल। अगर L लंबाई की बात करूँ तो इन दोनों के प्लेटों के बीच की ये दूरी होती है, और सपोज करो कर लो कि इन दोनों के प्लेट के बीच की जो दूरी है वो मेरे पास D है। इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है, तो इस बिंदु P पर अंदर कितना आएगा वो भी देखना पड़ेगा, इधर कितना आएगा वो भी देखना पड़ेगा, इसको R मान लो। तो बिंदु P पर चेक कर लिया, Q पर देखो इस प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है, तो एक परीक्षण धनावेश की कल्पना कर लो, तो किधर आएगा, ये परीक्षण धनावेश किस तरफ जाएगा, तो E प्लस क्यू इधर है। दूसरा ये धनावेश ये ऋणावेश, तो ये भी इसको आकर्षित करेगा, इसका मतलब E माइनस क्यू भी इधर है, तो ये E माइनस क्यू भी इधर है, दोनों तरफ एक ही तरफ है। अब इस R पॉइंट पर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो परीक्षण धनावेश कल्पना कर लो, परीक्षण धनावेश है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ। तो मैं ऐसे लिख दूं कि E माइनस क्यू इस माइनस क्यू प्लेट के कारण इस तरफ है। दूसरा ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर इस तरफ आएगा क्योंकि ये भी धनावेश है, तो ये प्लस क्यू इस तरफ। ये क्यू जो स्मॉल क्यू लिख रखा है वो कैपिटल लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लेट पर आवेश अपन ने कैपिटल लिया है। ये कैपिटल 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 कैपिटल। अब अपन को पता है, हम जानते हैं कि और ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा है, E प्लस क्यू जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और E माइनस क्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन ने डायरेक्शन देख के लिए इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया है। तो बिंदु P पर
बिंदु P पर, अब अपन को हिंदी में लिखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया। तो बिंदु P पर दोनों यहाँ पर समान परिमाण में दोनों, और दिशा में क्या है, विपरीत है, ये निरस्त हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा, दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब अपन को मेन चीज है ये कि इसके अंदर यानी संधारित्र के अंदर, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो अंदर विद्युत क्षेत्र ई इन अंदर कितना आएगा, अंदर इन दोनों को ऐड कर दो एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास ई कुल आ जाएगा, यानी ई इन अंदर की तरफ वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, अब और कॉमन एलसीएम ले लें, सिग्मा सिग्मा, तो मेरे पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इन कितना आ गया, इन आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास आ गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया विद्युत क्षेत्र इसके अंदर। अब मेरे को निकालना है यहाँ पर v निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करूँगा, ई इक्वल्स टू मेरे पास होता है v अपॉन एल, एल यानी लंबाई, करोगे थोड़ी देर बाद में आ जाना, निकालो, ठीक है। तो v अपॉन एल क्या होगा, एल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसका मतलब बीच में d, एल की जगह क्या पुट करेंगे d, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी है d। यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल पाऊंगा, और v की वैल्यू निकालते ही c इक्वल्स टू q अपॉन v में c संधारित्र की धारिता निकाल लूंगा, इंटू d, ई मेरे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एलसीएम लोगे तो इतना ही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू जो d है इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इंटू d, तो ये आ गया मेरे पास v की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता मतलब c, तो c होता है, c बराबर होता है q अपॉन v, और q ऊपर अपॉन में v कितना है, v ये रहा, तो सिग्मा ये d, और ऊपर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास c की जो वैल्यू आएगी वो आएगा एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है q अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा q अपॉन ए होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं q अपॉन में ए है तो ऊपर चला जाएगा, और ये d, देखो q से q कट गया, मेरे पास c आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बस यहाँ तक तुम्हें ये डेरिवेशन अगर आ जाए तो करके आना है, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कैसे किया अपन ने कि प्लेट था, प्लेट का v पता नहीं था, तो सबसे पहले e पता है तो e निकाला, e आ गया, तो e से अपन को v निकालना था, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो रिलेशन पता था, इस रिलेशन की मदद से v निकाला, v निकाल के इसकी वैल्यू पुट करी c इक्वल्स टू q अपॉन v में, और यहाँ से अपन ने c की वैल्यू निकाल ली। नाउ नेक्स्ट, अब धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव पढ़ना है। धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि एप्सिलॉन r या k, तो पराविद्युतांक होता है वो होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास आएगा k एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी माध्यम में पराविद्युतांक एप्सिलॉन m होगा, वो होगा k, यानी पराविद्युतांक इंटू निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो अगर अपन को क्या चाहिए, धारिता पर प्रभाव चाहिए पराविद्युत का, तो अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, c इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये तो है किसी भी एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात या वायु के अंदर है c धारिता। अगर मैं किसी भी माध्यम में लेना चाहूँ तो मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन m लिखूंगा, a अपॉन में d, और एप्सिलॉन m की वैल्यू यहाँ से पुट करके इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो माध्यम में धारिता आएगी वो आएगी k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, इतनी आ जाएगी। बस इतना ही करना है, इससे मल्टीप्लाई करा देना है, खत्म बात। नेक्स्ट, अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब जो संधारित्र है उसके अंदर ऊर्जा कितनी संचित हो रही है वो निकालना है।
वापस से ऊर्जा की बात आई, तो जब जब ऊर्जा की बात आएगी अपन कार्य निकालेंगे और किया गया कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्थिर विद्युत ऊर्जा में। तो सबसे पहले अपन को कार्य निकालना है। एक मैं संधारित्र बना देता हूँ सबसे पहले। ये संधारित्र है। अब संधारित्र है तो संधारित्र को इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित हुई, तो ऊर्जा कैसे संचित होगी, इसको आवेशित करने में संचित होगी। इसका मतलब एक तरफ में जैसे ही इधर से ऐसे सपोज करो कि धन आवेश, एक डी क्यू आवेश जो धन आवेश है वो इधर से इधर भेज देता हूँ, तो इधर पॉजिटिव आ जाता है, और इधर से अगर निकला है धन आवेश तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ऐसे ही यहाँ से और डी क्यू भेजूंगा तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, और इधर अगर पहुंचेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी की सारी इस इधर वाली प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी, और इधर पहुंचता जाएगा आवेश तो धनावेशित हो जाएगी। लेकिन एक डी क्यू आवेश को इधर से इधर पहुंचाएंगे तब मेरे को कार्य कितना करना पड़ेगा वो निकालना है, और वही किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब अपन को निकालना है किया गया कार्य। अब किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, अपने पास देखो कार्य का फॉर्मूला है, एक तो ये V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो यहाँ पर जो W है वो हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी Q अगर डी क्यू आवेश है तो DW आ जाएगी मेरे पास, इंटू में हो जाएगा V, इंटू में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो DW है वो आएगा V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। अगर डी क्यू चार्ज ले रहे हैं तो DW काम करना पड़ेगा, दोनों पर D लगा दिया, छोटा सा अल्पांश का काम है। तो अब दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, समाकलन कर देता हूँ। तो इधर तो मेरे पास W आ जाएगा समाकलन करते ही, लेकिन इधर देखो, इधर यहाँ पर DQ है, यहाँ पर V है और यहाँ इधर DQ है। अगर यहाँ पर V की जगह Q होता तो समाकलन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर V है तो V को Q में कन्वर्ट करें। V को Q में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अपने को पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन V, और V बराबर यहाँ से आ जाएगा Q बाई सी। Q बाई सी आ गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा समाकलन ये डी डब्ल्यू इक्वल्स टू समाकलन V की जगह क्या पुट करेंगे, Q अपॉन सी, तो Q बाई सी इंटू ये डी क्यू। अब Q की पावर 1 है, 1 अपॉन सी। सी अपन ने पढ़ा है, सी एक जो धारिता होती है वो एक नियतांक होता है, तो सी को बाहर ले लेंगे। इधर से आएगा मेरे पास W, किया गया कार्य आ गया 1 अपॉन सी बाहर आ गया, इसकी पावर 1 है, और तो Q की पावर 1 इंटू डी क्यू है, तो इसकी पावर 1 है, तो समाकलन का सूत्र से यहाँ पे हो जाएगा कि Q की पावर 1 में एक और ऐड कर दो अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, और यहाँ पे C है तो C आ जाएगा। मतलब मेरे पास किया गया कार्य ये आया। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे यही किया गया कार्य किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो U बराबर मेरे पास आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। बस ये संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा आ गई। यहाँ तक आपको करके आना है, अगर ऐसा आ जाए तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी कि स्टार्टिंग के अंदर दो समांतर प्लेट मेरे पास है, तब एक प्लेट से डी क्यू आवेश को दूसरी प्लेट तक भेजने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, और उस डी डब्ल्यू को अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखना है कि यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन जब भी अपन पढ़ेंगे, तो जब 10th के अंदर अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, उसको थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना कि अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, अगर श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा I का मान समान रहता था, I क्या रहती थी, सेम, और V क्या रहता था, अलग अलग I समान रहती थी। तो जब भी अपन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर Q का मान समान रहेगा क्योंकि I का मान सेम रहेगा, और V जो रहेगा दोनों का विभवांतर वो अलग अलग रहेगा। तो मान लो यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, और दोनों पर जो आवेश है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। आवेश क्या रहेगा, समान, इस पर प्लस इस पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, आवेश सेम। और दोनों की जो धारिता है
वो इसकी मान लो कि C1 है और इसकी धारिता C2 है। अब मेरे को निकालना है C इक्वलेंट। तो मान लो कि ये बैटरी है, ये V वोल्ट की है, तो जो बैटरी का जो वोल्टेज है V, वो कुल है V कुल, तो वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगी, यानी बैटरी से तो जा रही है एनर्जी, तो इसका जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है यहाँ V1 कर रहा है, यहाँ V2 कर रहा है, तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 होना चाहिए। और अपन को पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर होता है मेरे पास Q अपॉन V, तो V इक्वल टू यहाँ से निकालूंगा C बाई Q होता है। तो ये टोटल है, ये क्या है V कुल, टोटल यानी इक्विवेलेंट, ये क्या है कुल इक्विवेलेंट। तो V1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखूंगा C1 अपॉन Q, Q तो कैपिटल Q है, प्लस अगर V2 लिखना चाहूँ तो V2 मेरे पास क्या आएगा, V2 आएगा C2 अपॉन Q, और यहाँ से Q अपॉन C, एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया। V बराबर हो जाएगा Q बाई सी, V इक्वल टू होगा यहाँ से Q बाई सी, ये V इक्वल टू क्या होगा Q बाई सी, तो यहाँ V1 इक्वल टू होगा Q अपॉन C1 प्लस यहाँ होगा Q अपॉन C2, और यहाँ कुल है ना, तो कुल को मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो टोटल तो Q है, आवेश कुल तो सेम ही रहेगा जितना बैटरी दे रही है, तो इन दोनों पर समान समान Q आवेश, तो बैटरी का भी Q होगा अपॉन में C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिखो या फुल लिख दो, एक ही बात है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास फाइनली आंसर रहेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है तुम्हें कि जैसा यहाँ पर 10th क्लास के अंदर आया था श्रेणी के अंदर, यहाँ पर R इक्विवेलेंट आया था R1 प्लस R2, सीधा सीधा ऐड हुआ था श्रेणी में, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 आ रहा है, यानी समांतर क्रम वाला आ रहा है, पार्ट्स वाला। ये थोड़ा सा माइंड के अंदर रिमाइंड कर लेना, तो इससे देख के तुम कर सकते हो। यहाँ पे धारा से मतलब आवेश समान और V अलग अलग। लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन जो अपन करते हैं संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन मतलब यहाँ से दो संधारित्र इस तरह से लगा दिए, अब प्रतिरोध के अंदर चलते हैं। प्रतिरोध मान लो यहाँ पे लगा दिया एक, दूसरा यहाँ पे लगा दिया प्रतिरोध, और बैटरी से नीचे कनेक्ट कर दिया इसको। तो समांतर क्रम के अंदर क्या था कि V जो है वो समान रहेगा, और दोनों में धारा है I वो क्या जाएगी, अलग अलग जाएगी, अलग अलग। तो इसमें भी धारा अलग अलग मतलब आवेश अलग अलग जाएगा, आवेश अलग अलग। तो इसके अंदर मान लो कि Q1 आवेश गया, इसमें इसका जो आवेश है वो Q2 है, और इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब अपन करते हैं, तो जो कुल आवेश है, कुल आवेश तो यहाँ से गया है Q कुल, तो Q कुल जो कुल आवेश होगा वो Q1 और Q2 के योग के बराबर होगा, तो Q कुल जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 के योग के बराबर। अब Q की जगह अपन को C का टर्म लेके आना है ताकि मैं C इक्विवेलेंट निकाल सकूं। तो अपन जानते हैं कि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो यहाँ पर Q1 की जगह लिखूंगा मैं C1 V1 प्लस, यहाँ सॉरी V1 की जगह तो ओनली V है ना, क्योंकि दोनों का V तो क्या होगा, समान होगा। पार्श्व क्रम में V क्या होता है, समान, तो इसका भी V है और इसका भी क्या है, V है, विभव। तो V1 की जगह सिर्फ V लिखेंगे, तो ये C2 और ये V, और इधर Q इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, तो यहाँ अपन लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू साथ में V तो जितने इसकी बैटरी का V होगा उन दोनों का ही V होगा सेम, तो ये दोनों V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये यहाँ अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।